अस्सलाम एवरीवन, सॉरी आई वाज लाइक मेकिंग श्योर कि यार ये कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ों के मसले मसाइल पहले रिजॉल्व हो जाए। दैट्स आप लोगों से पहले सलाम दुआ नहीं कर सके। सो आई होप ऑल ऑफ यू वुड बी डूइंग वेल। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ द टीएक्स फॉर जून 2024 सेशन। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, रोजे वगैरह सबके अच्छे जा रहे होंगे। गर्मी थोड़ी सी आजकल दोबारा बढ़ गई है, बट हाँ। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट द स्लाइड्स और थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई वाली बातें, जस्ट टू हैव अ जनरल चिट चैट विद यू गाइस बिफोर आई स्टार्ट। तो ऑनलाइन वंस आप लोग भी और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे तो मैं खुद पूछ लेता हूँ। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर सेल्फ। कौन कौन से पेपर्स अभी मार्च सेशन में दिए, अगर जिसने भी दिए, और अभी कौन कौन से पेपर्स दे रहे हो। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द लीफो बेसिस। मार्च में F9 दिया है, गुड। फंडामेंटल्स का कौन सा पेपर है ये, लाइक क्लास सेकंड लास्ट? थर्ड पेपर है, ओके ग्रेट, नाइस। कोई फंडामेंटल्स का पेपर क्लियर है? F1 F2 F3, उसको तो मैं गिनता भी नहीं है। हाँ, स्किल्स में कोई क्लियर है? दैट्स नाइस, ओके। सो सेवेंथ, सो मैं पता नहीं, आई हैव माय ओन डेफिनेशन, मैं 5 से 9 तक तो गिनता हूँ, बाकी मैं गिनता भी नहीं। सो यू आर डन विद 7, दैट्स ग्रेट। अटेम्प्टेड F5, बेस्ट ऑफ लक। एंड 6 तो पार्टी शुरू हुई जी। तो F7 ही एक दिया हुआ है। एक तो लेट आओ और फिर उसके बाद सारी सलाम दुआ भी करो। यस, मरून शर्ट, नाइस। A long effort. So two papers extended. Great. Okay, that's great. F5 दे दिया है, F7 मार्च अटेम्प्ट में। So F5 क्लियर्ड है, बताओ ना, दे दिया तो F5 क्लियर्ड है, F7 दे दिया है, रिजल्ट अवेटेड है। ग्रेट, नाइस, ओके। 7 फॉर्म, सही समझ गया। फ्रॉम यू, ओके। और ये सेकंड होगा, 10 से 7 और 6 देना है जून में, एंड दिस इज योर फर्स्ट पेपर, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ फंडामेंटल स्किल्स, ओके। और कौन कौन से पेपर्स का प्लान है? F6 and F7, okay. F7 attempted and 6 and 9, that's nice. Okay, best of luck. Only? और कोई पेपर अटेम्प्ट किया इससे पहले? 7 in March? और कोई पेपर? No. और कोई पहले पेपर अटेम्प्ट किया है? F5 अटेम्प्टेड मार्च में। और कोई तजुर्बा पेपर देने का फंडामेंटल स्किल्स में, लाइक F5 to F9, और कोई पेपर दिया? नो, 2 नंबर, यस। सेम सेम, ओके। ओके, गुड टू नो about all of you. दो पेपर्स, so being a full time student, एक पेपर, so I'm sharing my perspective, हाँ। एक पेपर का मतलब है आप थोड़ा सा जरा रिलैक्स मोड लेके चलने के मूड में हो।
सही है, एक पेपर का मतलब है अकॉर्डिंग टू मी। दो पेपर्स है ना सेशन का मतलब है कि हाँ थोड़ा टफ टाइम फेस करने का इरादा है, क्योंकि effectively we call it a 3 month session, but effectively it's not a 3 month session. Like if I look today, today is like 15th March. सही है, before like I can tell you 15th May approximately, एक आध दिन आगे पीछे, 15th May would be your last class of F6. 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा घर में पढ़ने के लिए, और 2 हफ्ते के बाद आपका एग्जाम होगा somewhat first week of June. So effectively, if I count today, you have approximately 2-2.5 महीने टाइपिस्ट टाइम. So 2.5 महीने में 2 पेपर्स पढ़ना, like classes अटेंड करना, उनको प्रिपेयर करना, it becomes bit difficult. I'm not saying impossible. हिस्टोरिकली यहीं पे टीएसए में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 3 पेपर एक साथ दिए और पास भी किए. सही है. सो 2 पेपर्स वालों को आई वुड जस्ट से अ सिंपल स्टेटमेंट, डे 1 से उन्हें एफर्ट ज्यादा करनी होगी, बजाय इसके कि हाँ आखिरी महीने में उठाएंगे तो आखिरी महीना वुड बी टू लेट फॉर देम. सो मैं ये भी नहीं बोलूंगा बस इतना मोटिवेटेड हो जाओ आज ही घर जाके किताबें खोल के बैठ जाओ. नो, मतलब गिव अ टाइम. लाइक सही है, रमजान ओके, ईद का फर्स्ट वीक फाइन, बट उसके बाद से जरा प्रॉपर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर देना. दैट्स अ सिंपल पीस ऑफ एडवाइस. जो लोग एटलीस्ट 2 पेपर ले रहे हैं, हाँ अगर कोई बच्चा जॉब वगैरह भी कर रहा है तो उसके लिए एक पेपर इज लाइक फाइन, क्योंकि जॉब के साथ एक पेपर मैनेज करना इज ऑलरेडी अ डिफिकल्ट थिंग. 2 पेपर कोई जॉब के साथ तो वो कोई वैसे ही है जैसे नॉर्मल फुल टाइम स्टूडेंट 3 पेपर पढ़ रहा हो. सो जॉब वालों के लिए 1 इज ओके, परफेक्ट. बट बाय द वे, इज एनीवन वर्किंग ओवर हियर? 1, 2, 3. कहाँ क्या काम काज करते हो? नाइट शिफ्ट होती. ओके. ओ, कॉल सेंटर. ओके. Ferguson's nice. Okay. Uh, I don't know how many of you are aware with me, not, so let me give you my own introduction. I'm Kambar Raza, Sayyid Kambar Raza. Uh, I passed my ACCA back in 2009. I passed my ACCA in 2009. Then I passed my ICAW back in 2012. 2012 I passed my ICAW. 2013 चिल किया पार्टी की. 2014 शादी हुई. And today I have mashallah 3 daughters. I have 3 daughters. Eldest one is like 9+ and youngest one is like 3+ years. So full party scene रहता है घर में with the daughters, especially with the youngest one. In addition to my personal life, I work in Standard Chartered Bank finance department. I've been working in banking since last 12 years now, और मुझे पढ़ाते हुए कुछ 16 साल 17 साल हो गए एटलीस्ट. मैं जब आपकी तरह लाइक ACCA में F6 F7 वगैरह का स्टूडेंट था, मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया था, और पढ़ाना मेरा शौक है, मेरा पैशन है. So that's why I do teach as well. Uh, that's it, I guess. So बैंक की बात हो गई. I work in bank finance. ACCA कब किया? So banking is my profession, but teaching is my passion. I would say it in this way. So by the way, F6 पढ़ाते हुए मुझे, if I'm not wrong, आखिरी तो गिना था कुछ 1.5-2 साल पहले, 100 बैजेस की तो काउंटिंग की थी, फिर उसके बाद गिनना भी छोड़ दिया. तो F6 के मैं आज तक कुछ 100+ बैजेस पढ़ा चुका हूँ. और ATX एडवांस टैक्सेशन के 80 के करीब बैजेस हुए हैं उसमें. लाइक उसमें भी सेंचुरी होने वाली, टाइम लगेगा थोड़ा सा बट हो जाएगी. सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ. सो ओपन टू यू फॉर डिस्कशन if anyone want to ask anything about me, myself, about paper, about ACCA. Yes.
फाइनेंस। फाइनेंस में टैक्स आता है, ऑल्दो आई डू नॉट वर्क इन टैक्स डिपार्टमेंट। सो देखें, जैसे वो कहते हैं ना, हर आई एम सेइंग बीइंग अ पेरेंट, यू नो, हर बच्चा अपने में एक डिफरेंट होता है, हर पर्सन अपने में एक यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। किसी की कुछ स्पेशलिटी होती है तो किसी के कुछ वीकनेसेस भी होती हैं, राइट। इन द सिमिलर वे एसीसी के सारे पेपर्स भी, हर पेपर अपने में एक दुनिया है। हर पेपर में कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड कुछ, जो कि कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, और कुछ इजी पीजी लेमन स्क्वीजी चीजें भी हैं। सो बोथ थिंग्स आर देयर। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस चीज को अपने ऊपर जो है ना ज्यादा, वो कहते हैं ना, हावी कर लेते हो या तारी कर लेते हो। इफ यू आर अलाउइंग द थिंग्स जो कि थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कि वो आपको कंट्रोल करने लग जाए, फिर उस पेपर से बुरा पेपर कोई नहीं है। बट इफ यू मैनेज दोस्त थोड़ी सी डिफिकल्ट, इजी तो इजी है ना, इफ यू इफ यू टैकल आउट कंप्लीटली और पार्शियली दोज डिफिकल्ट थिंग्स, फिर उस पेपर से ज्यादा इजी मजेदार कुछ नहीं लगता। बट ओके, सो प्रोबेबली मैंने आपकी बात का एक बहुत अलग सा एक आंसर दिया। F6 का पेपर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, प्रैक्टिस के लिए टाइम मांगता है। इफ यू गिव इट अ गुड रीजनेबल प्रैक्टिस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस के लिए कहीं ना कहीं टाइम चाहिए। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन, थियोरेटिकल पेपर्स के लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। लाइक स्टडी में, बुक रीडिंग में इतना टाइम नहीं लगता, नोट्स रीडिंग में इतना टाइम नहीं लगता। समवन कुड डिसएग्री विद मी, बट calculations requires time. Like in my opinion, time perspective, F7 time taking है, PM कम टाइम टेकिंग है। फ्रॉम प्रैक्टिस परस्पेक्टिव उसमें थ्योरी वाला एलिमेंट ज्यादा है, जो आपको खुद सोचना है, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट। इन द सेम वे F6 इज मोर क्लोजर टू F7, जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा है, थ्योरी कम। और तो देखिए, मैं आई रियली डोंट नो अबाउट यू, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम लुकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द गाइज, एक आध के अलावा। मैथमेटिक्स इन जनरल लोगों को आसान लगता है, मुश्किल लगता है? आई कैन सी टू पर्सपेक्टिव्स एट द मोमेंट। कुछ कह रहे हैं आसान लगता है, कुछ कहते हैं मुश्किल लगता है। ओके, आर्ट्स स्लैश ड्राइंग, इज इट इजी और डिफिकल्ट? फॉर मी इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। मतलब मुझसे कोई बोले कि यार ये, वो कहते हैं ना, जमीन, अर्थ ड्रॉ करो, तो वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, रहती तो कभी नहीं देखी थी हमने, कभी नहीं सुनी। सो it's up to your own strengths and weaknesses, but कभी आर्ट्स ड्राइंग के पेपर में फेल नहीं हो, दैट्स द थिंग। हाँ सही है, इतना कुछ एडजस्ट कर लो कि काम चल जाए। तो you need to learn your own strengths. Like I can tell you, my two daughters, elder ones, one is very good in mathematics, तो बस हल्का सा वो कहते हैं ना, थोड़ा सा चला दो, वो खुद चलती चली जाएगी। You just need to guide her. And the other one, उसको एक ही चीज 10 डिफरेंट वेज से समझाओ तो भी कभी आता है, कभी नहीं आता। सो हाँ, बट देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्टिल आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो कि नहीं दे रहे। बट नहीं यार, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। यू नो, आई डू रिकॉल, हमने कभी किसी जमाने में अपनी एकेडमिक्स में एक पढ़ा था कॉन्सेप्ट, की टू सक्सेस। की टू सक्सेस की पहली शर्त ही यही थी, दैट यू हैव टू थिंक दैट यू कैन सक्सीड। इफ यू डू नॉट थिंक, then you cannot succeed. You have to think, हाँ, I can do it. It's doable. That should be the mindset. और
I noted this question. Not a good time to answer. I noted. और कुछ? Nothing. दो टीचर्स क्यों है टेक्स्ट में? uh, दो टीचर्स क्यों है? सो टैक्सेशन का सिलेबस पढ़ने के हिसाब से शायद लेंदी है. I really do not now able to manage the time with my office with my family. और अगर मैं मैनेज कर लूँ तो तुम लोग नहीं कर पाओगे. That's a promise. So that's why Sarjay is with me. No, both are me. Both are men and both are secondary. So no one is main. Both are equal. Nothing more. So before I move to the study part, I like to share one small video with you guys. और मुझे जरा उस पर feedback देना. In particular, considering the by the way, just to remind, there were आप में से कितने लोग ऐसे जिन्होंने आज तक कोई fundamental skills and for me skills is F5 to F9 कोई पेपर अटेम्प्ट नहीं किया? Only two guys, right? बाकी सब लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ. So टेंशन नहीं है. मैं आई एम जस्ट आस्किंग बाय द वे. उमर अब्दुल्ला नोटेड. वाहिब खानजादा वायु. अच्छा, जो लोग डायरेक्ट मैसेज करते हैं ना, फॉर देम शायद आप लोग एक चीज भूल जाते हो कि जब मैं क्लास में मैसेज ओपन करता हूँ ना, तो वो जो ऑनलाइन है उनको पता नहीं चलता, बाकी क्लास में बैठे हुए सारे लोग आपके मैसेज पढ़ रहे होते हैं. तो उन बेचारों ने क्या कसूर किया, उनको भी मैसेज शेयर कर दिया करो. सो व्हाई यू चूज बैंकिंग रादर देन फर्म? सो फर्म में मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों कभी खास इंटरेस्ट नहीं रहा. दैट्स व्हाई आई नॉट चूज द फर्म. To Shoaib Ali, how do you manage a banking job and teaching simultaneously? So, like I said, Shoaib, one is profession and one is passion. So, पैशन के लिए इंसान कभी भी टाइम मैनेज कर लेता है. हाँ, अगर मैं शायद टीचिंग भी एक जॉब वाले सेंस में करूँ तो शायद मैं भी बोलूँ नहीं यार बहुत थक गया हूँ, रिलैक्स होना है. बट सिंस इट माई पैशन, तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टेक द क्लासेस, कंडक्ट द क्लासेस, देर से छुट्टी देना वगैरह वगैरह. आई रियली डोंट माइंड दैट. Uh, so job is 5 days, teaching is on rest of the 2 days. So guys, a small video for you, all of you. I guess it would not be audible. I don't know why, but audio में कुछ करना नहीं है. जरा इस वीडियो को देखना, जरा उसके बाद इस पे कुछ 2-5 मिनट की जरा डिस्कशन करनी है. आई होप टू द लास्ट रो दिस इज विजिबल. Okay, that's a 2 minute video, but do have a look.
Key takeaways, like key learnings from this video. Good one. Okay. और गुड वन, कोशिश करते रहनी है, कीप ट्राइंग। सो वो कहते हैं ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन अंटिल यू गेट सक्सेस, कीप ट्राइंग। और लेट मी नोट इट प्लीज, फर्स्ट टेक अवे, कीप ट्राइंग। और वेरी गुड, जितना बर्डन मैनेज कर सकते हो उतना बर्डन उठाना चाहिए। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि आप बर्डन उठा कितना सकते हो। तो मैनेज योर बर्डन टू द एक्सटेंट यू कैन मैनेज, राइट। और सेल्फ इवेल्युएशन क्या मतलब? ओके, एक और चीज भी है, एक और चीज भी है। एंड अनदर थिंग इज प्रोबेबली, आई डोंट नो, शायद कोई कह रहा हूं मैं पिक ना कर पा रहा हूं, दैट इज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। You know, that little girl was continuously learning from her mistakes. She tried a football type of big size ball. She realized nahi ho payega. She learned it and then she tried to pick two balls. She realized nahi ho payega. Then she picked a fun ball. वो एक बॉल को लेके ऊपर तक गई, शी मेड अ मिस्टेक, उसने बॉल रखी और वो रोल ऑन होके दूसरी तरफ से गिर गई। फिर उसने लास्ट में रखा भी नहीं, उसने बोला नहीं रखती हूँ तो गिर जाती है दूसरी साइड से, इसका वो अपने हाथ में रखा। लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, सो एवरी टाइम she was making mistake and she was learning from it, she was avoiding that mistake. Why not we human always do, like हम ये हमेशा क्यों नहीं करते कि अपनी मिस्टेक्स से लर्न करें और अपनी मिस्टेक से कुछ बात है तो बाहर जाके कर लो, मतलब हम अपनी मिस्टेक से लर्न करें और उसको अवॉइड करें फ्यूचर में करने से। व्हाई नॉट? सो मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मुझे बताया, एक्सेप्ट ऑफ टू, everyone has already attempted once a paper at least, fundamental skills, right? If I ask you guys, okay, जिन लोगों ने मार्च में पेपर दिए, how was the paper? Good, okay, bad? Good, okay, not okay, bad का वर्ड गलत है, न्यूट्रल। मुझे मेजोरिटी आंसर्स कुछ न्यूट्रल टाइपिश आवाज आई, गुड के भी बहुत कम है, बैड और नॉट गुड के भी बहुत कम आवाज आई। दोज हु आर न्यूट्रल, क्या चीज मिस आउट थी या अदर वे अराउंड क्या करते तो ये ओके से गुड में कन्वर्ट हो जाता? इफ आई आस्क यू गाइस, काफे टांग रही थी, प्लीज, टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ हो गई। तो जो जिन लोगों का दूसरा पेपर था उन्हें टाइम मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हुए? नो? ओके, सो फर्स्ट पेपर वालों, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस, टाइम मैनेजमेंट। ओके, प्रेशर हैंडलिंग, आई वुड से, प्रेशर, एग्जाम प्रेशर, हाँ। अवॉइड नेगेटिविटी, नेगेटिविटी एज इन, आई एग्री, आई 100% एग्री।
अच्छा, अवॉइड नेगेटिविटी के साथ साथ मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूंगा, अवॉइड एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी। यार इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, ये तो बस यूं हो जाता है, बस हमसे फिर यूं ही नहीं हो पा रहा होता, बच के नहीं दे रही चुटकी के हो जाए हमसे भी। सो आई एग्री, नेगेटिविटी इज बैड थिंग, आई 100% एग्री, बट प्लीज एक्स्ट्रा जो यार ये तो मसला ही नहीं है, ये तो हलवा है। हम मैंने तो बस आखिरी 2 दिन में पढ़ा था, मैंने तो बस आखिरी एक हफ्ता 10 दिन में पढ़ा था, मैं तो बस जो है ना, मतलब सही है, प्लीज ऐसे लोगों से भी दूर रहना। और कोई, लाइक आई एम टॉकिंग ओके का, जिन लोगों ने फीडबैक दिया, ये गुड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। और शुरू से और लेकर और फिर चलना होगा, देख लो मसला ना हो जाए। प्रॉपर रिविजन प्लान, नथिंग फ्रॉम द गर्ल्स, इज दैट सो? बस गर्ल्स में सब लोग गुड में ऑलरेडी हैं सर, हमें जरूरत ही नहीं है सोचने की। गुड। और इसी से ही मैं लिंक कर देता हूँ। अच्छा, टाइपिंग स्पीड आपने बोला, मैंने लिख दिया, रिस्पेक्ट यू, बट आज कोई ऐसा है जिसकी टाइपिंग स्पीड स्लो हो? नहीं, देखिए नर्वसनेस तो एक अलग बात है ना, इन द नॉर्मल थिंग, मतलब चैटिंग करते हुए तो टपाटप 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 चल रही होती है उंगलियां, बस पेपर पेपर में ही। अच्छा, फोन पे हो रहा होता है, कीबोर्ड नहीं? कंप्यूटर, सो आई पर्सनली, मुझे भी अगर लंबी चैटिंग करनी है ना, लाइक लंबे लंबे मैसेजेस लिखते हैं किसी को भी, तो आई प्रेफर टू यूज लैपटॉप एज कम्पेयर टू मोबाइल। हाँ, नहीं नहीं, अभी भी है, क्या बात कर दी तुम, सब कुछ बता नहीं सकता, बट है अभी भी, हल्का ले रहे हो। खैर, और अच्छा, एक मुझे किसी की हल्की फुल्की आवाज आई थी, प्रोबेबली द लास्ट टाइम, एक मुझे किसी की हल्की फुल्की आवाज आई थी, रिविजन टाइम। कैन यू प्लीज एलैबोरेट दैट, रिविजन टाइम, व्हाट इज रिविजन टाइम? सो मैं शायद कुछ और समझ रहा था, बट फ्रॉम योर एक्सप्लेनेशन, it's poor revision plan. It's not revision time. It's revision. Your plan was poor. It's not like you lack time. Your plan was poor. Any last thing anyone want to add? If 7 specific हो गया ना? No, 7 specific. Or nothing. Okay, let me conclude from all of your feedbacks. टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा मसला है जो, जिनका पहला पेपर था उन्होंने भी फेस किया, एंड आई कैन टेल यू जो आखिरी पेपर अटेम्प्ट करते हैं ना, लास्ट पेपर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट वाला, वो भी फेस कर रहे होता है। Practical life, that's also very important. So time management is an art which you need to learn. I can guide, I can advise, but it's your learning. सही है? Probably today not a good time to advise for the time management, but
something which we collectively, myself and you, we collectively need to work on. सही है. और obviously हर पेपर के लिए ये टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वुड बी डिफरेंट. लाइक ऐसा नहीं है कि एक टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होगी जो हर पेपर के लिए सुइटेबल हो. प्रेशर हैंड एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग. हाँ, एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग. हाउ डू वी डू दैट? एग्जाम प्रेशर हैंडलिंग. हाँ, प्रेशर नहीं आप होता या नहीं होना चाहिए, होता तो है. So I can tell you one of my way to manage this pressure. One of my way. I anyone could differ, could disagree. For me, for every exam, in fact, मैंने अभी 2017-18 में भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड एग्जाम्स दिए थे. इवन टिल उसके बाद से मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया. टिल 2017-18 मेरे तमाम एग्जाम्स में एक चीज कंसिस्टेंट है. दैट इज बिफोर लिविंग फॉर एग्जाम मदर से दुआ पढ़वानी है, स्टफ लाइक दैट. उसके बगैर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पेपर देने ही नहीं जाऊंगा. सो दैट इज वन ऑफ माई वे टू हैंडल और मैनेज द प्रेशर. पेपर स्टार्ट करने से पहले दुआ वगैरह जो भी दुआ, आई एम नॉट सेइंग कि कौन सी दुआ, बट जिसके जो बिलीव्स अकॉर्डिंग टू दैट जो दुआ. कीप अ ट्रस्ट ऑन God/Allah. Everything is possible. Nothing is impossible. That's it. और कहीं ना कहीं have a faith on this thing that according to the one of the 99 names of Allah is like Munsif, इंसाफ करने वाला. जितनी एफर्ट की है ना वो मुझे पता है, अल्लाह ताला उसके हिसाब से कंपनसेट करेगा. एफर्ट ज्यादा है तो भी कंपनसेट उस हिसाब से होगा, कम है तो भी होगा. अब मैं अगर पढ़ने के नाम पे क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये घर वालों को तो मैं बे से बेवकूफ बना सकता हूँ, अपने आप को नहीं बना सकता. सो आई नो माई सेल्फ. मैं पढ़ते हुए वाकई पढ़ रहा हूँ या किसी और के ख्यालों में हूँ, आई नो माई सेल्फ. सही है. किताब खोल के बैठना सिर्फ पढ़ाई नहीं. ओके. सो फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग कंसिडरिंग प्रेशर कैन बी हैंडल्ड. हाँ, ऑब्वियसली इन तमाम चीजों में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी रहता है कि प्रिपरेशन क्या है क्या नहीं है, बट अवॉइड नेगेटिविटी, extra positivity. Anything to discuss from this? Extra practice, spreadsheet practice, extra practice, spreadsheet practice. So for this मेरी एक छोटी सी एडवाइस है स्प्रेडशीट प्रैक्टिस पे. जिन लोगों का ये फर्स्ट पेपर है, 2 लोग तो थे अभी तक, 2 लोग बहुत लेट आए तो उनका मुझे पता नहीं है. क्लास का टाइम 2 बजे Saturday. It's your first class, so I'm not saying anything, but please make sure the timings. For me as well, because I was 2-3 minutes late today. स्प्रेडशीट के लिए जिन लोगों का फर्स्ट पेपर है, फॉर देम एटलीस्ट 50% ऑफ क्वेश्चंस दे हैव टू डू ऑन स्प्रेडशीट. 50% ऑफ एग्जाम के क्वेश्चंस दे हैव टू डू ऑन स्प्रेडशीट. जिन लोगों का सेकंड पेपर है, लाइक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक पेपर अटेम्प्ट किया है, दिस इज देयर सेकंड पेपर, फॉर देम मेक इट एटलीस्ट 40% शुड बी ऑन स्प्रेडशीट. कुछ लोग ऐसे भी थे, आई डू रिकॉल, जिनका ये थर्ड पेपर है. सही है. जिन लोगों का थर्ड पेपर है, इट कैन बी रिड्यूस टू 30%. It can be reduced to 30%, but should not be less than 30%. This is the ideal percentage of CRQ on spreadsheet. बाकी मैं ये नहीं कह रहा नहीं करने, बाकी करने, बट बाकी पेपर्स, बाकी क्वेश्चंस क्या करने, यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर नॉर्मल रजिस्टर, नॉर्मल पेपर. स्प्रेडशीट पे जरूरत नहीं है. स्प्रेडशीट. अच्छा, एक चीज और, बी विजिलेंट अबाउट वन थिंग. दिस स्प्रेडशीट इज नॉट नॉर्मल एक्सेल. नॉर्मल एक्सेल नहीं है.
ये नॉर्मल एक्सेल से डिफरेंट है। जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया हुआ, दे हैव ए फेयर आइडिया अबाउट इट। ये नॉर्मल एक्सेल से डिफरेंट है प्लीज। सो कुछ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे भी करना। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग, बीइंग अ टीचर, लाइक बीइंग अ ट्यूटर ऑफ टीएक्स, आई डू रियलाइज बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट पेपर भी होता है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल बी कंडक्टिंग 2-3 क्लासेस ऑन द स्प्रेडशीट एज वेल, जिसमें हम क्वेश्चंस को स्प्रेडशीट पे सॉल्व करके दिखाएंगे कि स्प्रेडशीट पे सॉल्व करते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, स्टफ लाइक दैट। तो ये कहीं ना कहीं डिस्कशन होगी, बट ऑब्वियसली नॉट टुडे, समवॉट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल में फर्स्ट एक आध दो क्लासेस होंगी। लास्ट सॉरी टुवर्ड्स सिलेबस कंप्लीशन एक आध दो क्लासेस होंगी स्प्रेडशीट पे, टू गाइड के किस तरह से स्प्रेडशीट को मैनेज करना। इंपॉर्टेंस टू एवरी टॉपिक, इंपॉर्टेंस टू एवरी टॉपिक। हमारे यहाँ पाकिस्तानियों में इन पर्टिकुलर वी हैव अ वेरी बैड टेंडेंसी ऑफ क्वेश्चन स्पॉटिंग। क्वेश्चन स्पॉटिंग समझते हो ना यार, ये आ गया था, ये आ गया था, तो अब ये वाला एरिया आना है। नो, एसीसीए में देर इज नो सच फिलोसफी। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस एसीसीए में ये है कि कहते हैं ना, अपनी तो बैड लक ही खराब है कि जो टॉपिक जो एरिया छोड़ के जाओ, पता नहीं कैसे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये एरिया छोड़ के आया या ये इस एरिया में वीक है, वही पूछना है साले में। सो गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी टॉपिक। पुअर रिविजन प्लान, अ गुड रिवीजन प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, गुड रिवीजन प्लान जरूरी नहीं है कि देर वुड बी अ प्लान और वो प्लान फिर हर सिचुएशन में काम करे। सो पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन प्लान वेरी कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस अबाउट द रिवीजन प्लान बट ऑब्वियसली नॉट टुडे, समवट टुवर्ड्स द लास्ट सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट क्लास, जब वो सिलेबस टुवर्ड्स कंप्लीशन पे हो, तुम लोग अपना एग्जाम बुक कर चुके हो, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जरा सीरियसनेस आ गई है। अब अभी तो बस बहुत सारे लोग होंगे सर पता नहीं क्या क्या बातें ये जा रहे, छुट्टी दें हमें, हट जाए तो नहीं बोलूंगा, मतलब जो लोग ट्रेवल करके यहाँ तक आए हो, आधे पौन घंटे के लिए तो नहीं आए होगे। हाँ, हम अपना जरा रिलैक्स कर सके। ओके, तो ये तो हो गई कुछ जरा जनरल बात है, जरा कुछ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जनरल बात है, अभी तक तो टोटली जनरल थी। टैक्सेशन जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली द यूके वेरिएंट ऑफ टैक्स। वी आर नॉट स्टडिंग द पाकिस्तानी वेरिएंट, वी आर स्टडिंग द यूके वेरिएंट ऑफ टैक्स। In the taxation there is a very important terminology which is called as fiscal year. फिस्कल ईयर बोला जाता है टैक्स ईयर को। टैक्स ईयर क्या चीज होती है? टैक्स ईयर इज बेसिकली जिस तरह आप एक अकाउंटिंग पीरियड बनाते हो अपना, राइट? एवरी बिजनेस, एवरी कंपनी हैज एन अकाउंटिंग पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड, हाउ वुड यू डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड? नहीं नहीं, डिफाइन, डिफाइन। अच्छा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम जस्ट सेइंग, सॉरी, आई एम पिकिंग अप फ्रॉम व्हाट यू सेड। मैंने बहुत क्लियरली क्वेश्चन पूछा, डिफाइन अकाउंटिंग पीरियड, एंड नॉट ओनली यू, 2-3 मोर सेट 12 months। इज इट द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड? मैं सॉरी, मैं जस्ट आपसे पूछता हूँ, मैं बट जरा एक अलग बात और इम्पोर्टेंट कर लूँ। मैं जरा एक अलग और इम्पोर्टेंट बात कर लूँ। क्वेश्चन में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट केयरफुली देन रिस्पॉन्ड। मैं अभी, मैं आपको स्पॉट ऑन नहीं कर रहा, मैं अपनी लर्निंग बता रहा हूँ। नॉर्मली स्टूडेंट्स डू मेक दिस मिस्टेक इन द एग्जाम एज वेल। कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन प्रॉपरली, पूछा क्या जा रहा है। जब तक यही समझ नहीं आएगा पूछा क्या जा रहा है, जवाब तो बहुत बात की बात है। फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट देन रिस्पॉन्ड, रादर देन, वो कहते हैं ना पहले सोचो फिर बोलो, इसी तरह एग्जाम के लिए पहले समझो पूछा क्या जा रहा है, then respond. Most of the time students and even
मैं भी कभी कभी अभी ये मिस्टेक कर देता हूँ। कोई मुझसे रैंडमली पूछे ना, जब मैं कहीं चलता हुआ जा रहा हूँ या कुछ, सर ये आंसर बता दे, एग्जामटेड का एक क्वेश्चन, सर ये आंसर बता दे। मैंने रैंडमली क्वेश्चन पढ़ा, आंसर बताया, सर ये तो नहीं है। मतलब ओके, अब जरा रुक, फिर जरा क्वेश्चन तमीज तरीके से, द वर्ड इज ध्यान से पढ़ा, द वर्ड इज ध्यान से पढ़ा। ओके, देन आई वाज लाइक ओके सॉरी आई मिस दिस पॉइंट। व्हेन आई एम सेइंग आई मिस दिस पॉइंट, इसका मतलब मैंने भी पहले कॉम्प्रीहेंड नहीं किया था क्वेश्चन को प्रॉपरली। सो क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंड करना प्रॉपरली इज इंपॉर्टेंट। सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग, प्लीज। Closing of financial statements. Okay. वो तो अकाउंटिंग की बचपन की डेफिनेशन थी, तुमने FA1 में पढ़ी होगी, मुझे भी याद है, मैंने भी पढ़ी थी। Accounting period. So in simple words, accounting period is a period for which we prepare our accounts, right? It can be 12 months. It can be less than 12 months. It can be more than 12 months. कम ज्यादा बहुत कम नजर आता है, but mostly it is of 12 months. अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंटिंग पीरियड में जो 12 मंथ्स हैं, लाइक लेट्स से 1 Jan to 31 December, there are 5 components of financial statements. 5 components of financial statements. सबसे पहला बैलेंस शीट, P&L, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स टू द अकाउंट्स, राइट? इन पांचों चीजों में से ये 2 चीजें हटा दी मैंने, पहली और आखिरी, बैलेंस शीट एंड नोट्स टू द अकाउंट्स। इसके अलावा की जो 3 चीजें, P&L, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सॉसी, सॉसी, चेंजेस इन इक्विटी, एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये 3 चीजें बनती है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई एंडिंग पॉइंट होगा, राइट? इसी तरह से टैक्स में भी एक पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इसका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा, कोई ना कोई एंडिंग पॉइंट होगा, कि मेरा जो टैक्स जिस तरह जब हम बोलते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 December 24, when the statement is for the year ended 31 December 24, it means इसमें 31 December 24 के बाद का कुछ नहीं है, ईयर एंडेड 31 December 24, और 1 January 24 से पहले का कुछ नहीं, राइट? इसी तरह से जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एक फिस्कल ईयर के लिए, एक टैक्स ईयर के लिए। फिस्कल ईयर, टैक्स ईयर को अगर कोई मुझसे पूछे कि डिफाइन करें होता क्या है, सो फिस्कल ईयर इज द, मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज डिफाइन कर रहा हूं, अकाउंटिंग पीरियड टू कैलकुलेट द टैक्स। मतलब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए जो अकाउंटिंग पीरियड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल ईयर। हर कंट्री का फिस्कल ईयर अलग होता है। हर कंट्री का टैक्स कैलकुलेशन का पीरियड एक अलग होता है। पाकिस्तान का जो पीरियड है, 1 जुलाई ऑफ द ईयर से लेकर 30 जून नेक्स्ट ईयर, राइट? इसी तरह से सिंस हम लोग यूके का टैक्स पढ़ने लगे हैं, सो यूके का अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम, यूके का अकाउंटिंग पीरियड इज फ्रॉम 6 अप्रैल ऑफ द ईयर से लेकर 5 अप्रैल नेक्स्ट ईयर। करंट जो हम फिस्कल ईयर स्टडी कर रहे हैं, करंट फिस्कल ईयर स्टार्ट्स ऑन 6 April 2024, ends on 5 April 2025, and it is abbreviated as fiscal year 24 slash, or fiscal year 24-25 is examinable slash applicable
for June 24, September 24, sorry, June 25, September 25, December 25, and तो एक फाइनेंस एक्ट 4 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होता है, और वो 4 अटेम्प्ट्स मैंने डिफाइन कर दी कि कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी नहीं। um, I'm going to discuss one of my favorite slides for first class of taxation. Taxation फर्स्ट स्लाइड हो गई। टैक्सेशन, अच्छा बाय द वे एक चीज मैं आप लोगों को ऑपरेशनली बताना भूल गया। आप लोगों को हार्ड कॉपी नोट्स कलेक्ट करने होंगे फ्रॉम द फोटोकॉपियर, सो यू गाइस शुड आस्क स्लैश इनफॉर्म फोटोकॉपियर टू रेडी योर नोट्स। चाहिए अभी जाते हुए बोल देना आज छुट्टी होगी तो। एंड मेक श्योर कि वंस यू आर इन क्लास ऑन ट्यूसडे तो आप लोगों के पास वो नोट्स हों। सही है, फर्स्ट थिंग। Second thing, whatever will be the annotated notes, like जिस तरह से होता है ना जो हम ये लिख रहे हैं नोट्स के ऊपर, ये नोट सेव करके वी डू अपलोड इट ऑन अ गूगल ड्राइव, और गूगल ड्राइव का लिंक आप सब लोगों के साथ शेयर हो जाएगा वाया द व्हाट्सएप ग्रुप। सो वंस सर फहीम विल क्रिएट द व्हाट्सएप ग्रुप, सो ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में वी विल शेयर द गूगल ड्राइव का लिंक। सो जिसने भी क्लास के नोट्स वगैरह देखने, तो ही और शी कैन गो टू द गूगल ड्राइव, और जैसे मैं अभी ये जो भी लिख रहा हूँ, जो भी ये फाइल होगी, आई विल सेव इट, और सेव करने के बाद नॉर्मली सेम डे में गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाती है। दिस इज entirely separate from the class recording. So class recording is something which is managed or taken care by TSA. So anything from recording, TSA is the right person to ask और respond। TSA का मतलब है TSA मैनेजमेंट, सर फहीम, सर दानिश, और हाँ, पीडीएफ से रिलेटेड कोई मसला है तो पीडीएफ के लिए वी आर द राइट गाइज टू रिस्पॉन्ड। चाहिए, सो पीडीएफ नॉर्मली क्लास के फौरन बाद सेम डे में अपलोड हो जाएगी। रिकॉर्डिंग का सर फहीम को पता होगा। सो ये बात बताने का एक ऑब्जेक्टिव और ये करने का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइल इन द क्लास, सो आज फर्स्ट क्लास है तो बहुत बहुत सारी चीजें माफ है, देर से आना भी माफ था, बट सिंस आज फर्स्ट क्लास है, so I'm not saying otherwise. In normal classes, your main focus should not be on copying what is written. Your main focus should be on understanding and note the discussion point if any. So अगर कोई चीज नोट्स में लिखी हुई नहीं है और मैं लिख रहा हूं, नहीं मैं कुछ बोल रहा हूं, तो उसमें से लिखना है तो लिख लो, क्योंकि जो भी मैं लिख रहा हूं ये तो लिखा हुआ आपके पास अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि ये लिखा और ये इरेज हो जाएगा, नो। ये लिखा हुआ होगा, आपके पास भी अवेलेबल होगा, मे बी क्लास खत्म होने के घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद, बट आपके पास अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ गूगल ड्राइव। क्वेश्चन नहीं है इसका अवेलेबल होना, टाइमिंग वुड बी अ मैटर। Taxation can be categorized or divided into two categories. One is called direct taxation, another one is called indirect taxation. What is direct taxation? What is indirect taxation? डायरेक्ट टैक्सेशन उस टैक्स को बोला जाता है जो डायरेक्टली बंदे की इनकम को देख के अप्लाई किया जाए। आई रिपीट, डायरेक्ट टैक्सेशन उस टैक्सेशन को बोला जाता है विच इज लिंक्ड विद द लेवल ऑफ इनकम ऑफ पर्सन, मतलब जहां पे इनकम के साथ लिंक हो विद द टैक्सेशन, okay, directly proportional to taxation, that is direct taxes.
इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका इनकम से कोई लेना देना नहीं है. दे आर लिंक्ड विद द कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. राइट. मतलब ये वो लोग हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन वाले, ये वो लोग हैं जिनका जिनका इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बंदे के पास पैसे कहां से आए कहां से नहीं है. इन लोगों को बस एक बात पता है, द पर्सन इज कंज्यूमिंग द गुड्स और सर्विस, ही और शी हैज टू पे द टैक्स. ओके, फिर से कह रहा हूं, पैसे कहां से आए इनको इससे कोई कंसर्न नहीं है. इनको कंसर्न किस चीज से? इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस, द पर्सन हैज टू पे द टैक्स. Example of this thing is value added tax with respect to UK taxation, and with respect to Pakistan taxation, the example is GST, General Sales Tax. और मैंने इसके लिए 2 दफा एक जुमला कहा, तीसरी दफा और मे बी आज के दिन के लिए आखिरी दफा कह रहा हूं, ये वो लोग हैं जिनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बंदा पैसे कमाता है, पैसे कहां से आए. नो कंसर्न. इन्हें बस ये पता है, फॉर पर्सन इज कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस हैज टू पे द टैक्स. मैं एग्जांपल देता हूं. लेट्स सपोज मैं अपने फोन में जब कार्ड रिचार्ज करता हूं, सुपर कार्ड हटा के, हाँ, टैक्स कटता है. जी सर, कटता है. राइट. अच्छा, अगर मैं खुद पैसे कमा के कार्ड रिचार्ज करूं, टैक्स लगेगा? लगेगा. अच्छा, मैं खुद कमा के नहीं कर रहा, मैं लेट सपोज अपने भाई बहन, मदर फादर, इन एंड इन माय केस, नॉट इन योर्स, अपनी वाइफ से पैसे लेके कार्ड रिचार्ज कर रहा हूँ, टैक्स लगेगा? लगेगा. राइट. उसके भी अलग स्टोरी है, कभी बात रही तो बता दूंगा ऐसा क्यों होता है. तुम्हारे ऊपर भी वक्त आना है फ्यूचर में. अच्छा, ओके, सो अगर मैं किसी से पैसे लेके कार्ड रिचार्ज करूँ, टैक्स लगेगा? लगेगा. अच्छा, मैं किसी दोस्त से उधार लेके कार्ड रिचार्ज करूँ, ईद आने वाली है, ईदी के पैसों से कार्ड रिचार्ज करूँ, नहीं लगेगा? लगेगा. अच्छा, लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मैं किसी से भीख भीख मांग के कार्ड रिचार्ज करूँ, भीख भीख मांग के मतलब जैसे वो आता है ना कभी मैसेज, अस्मा का और सना का और आयशा का, मैं हॉस्पिटल में हूँ, बहुत मजबूर हूँ, कार्ड रिचार्ज कर दो खुदा के वास्ते. उस बेचारी पे भी टैक्स लगता है इतनी मुश्किल में. और कभी कभी नंबर भी बता देती हैं. अक्सर लोग ये भी बताते थे ट्राई किया था, ऑफ आ रहा था, मतलब ट्राई भी करते हैं कुछ लोग. है. सो कमिंग बैक टू द मेन डिस्कशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस वाले वो लोग हैं जिनको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि बंदा कमाता है नहीं कमाता, पैसे कहाँ से आए. इफ यू आर कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस, यू हैव टू पे द टैक्स, फुल स्टॉप. राइट. Direct taxation can be further subcategorized into 2 categories. One is called revenue direct taxation, and second one is called capital direct taxation. रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन एक ऐसा टैक्सेशन जो रेवेन्यू इनकम पे अप्लाई होता हो, और कैपिटल डायरेक्ट टैक्सेशन ऐसा टैक्स जो कैपिटल इनकम पे अप्लाई होता हो. व्हाट इज रेवेन्यू इनकम एंड व्हाट इज कैपिटल इनकम? रेवेन्यू इनकम मतलब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो समझते हो ना सब लोग. रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? ओके, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है? जो आप कैपिटलाइज करते हैं. ओके, जो आपके नॉन करंट एसेट टाइप चीजें हो, जो वन ऑफ टाइप चीजें हो, मैं लेमैन टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जो वन ऑफ टाइप की चीजें हो, दीज आर जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर. और रेवेन्यू डे टू डे एक्सपेंडिचर्स वाली चीजें इज लाइक माई कैप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. राइट. इसी का वाइस वर्सा इनकम है. रेवेन्यू इनकम जो आपकी डेली बेसिस वाली इनकम है, या जैसे आप कहते हो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली इनकम है. राइट, दैट इज योर रेवेन्यू इनकम. और कैपिटल इनकम जो वन ऑफ वाली इनकम है, या जिसे मैं शायद यूं रिफ्रेश करूं तो गलत नहीं होगा, जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाली इनकम है, दैट इज योर कैपिटल इनकम, वन ऑफ इनकम. राइट.
So revenue income की there are two examples. The first example of the revenue income is, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स पर्सपेक्टिव के इस एग्जाम्पल में सॉरी इस कैटेगरी में टैक्स की कौन सी एग्जाम्पल फॉल करती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो टैक्स कैटेगरी फॉल करती है उसका क्या नाम है, वैल्यू एडेड टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स। इसी तरह रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेशन में जो टैक्सेस फॉल करते हैं वो टैक्सेस कौन कौन से, रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्सेस फॉल करते हैं दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स and that is called corporation, whereas capital income में दो तरह के टैक्सेस फॉल करते हैं। वन इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स का टैक्स एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स। मैं बहुत ब्रीफ सी डेफिनेशन अभी दूंगा। इनकम टैक्स समझते हो, थोड़ा सा वन उर्दू में सिंपल, जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स लगता है दैट इज योर इनकम टैक्स। कॉर्पोरेशन टैक्स जो कंपनी की इनकम पे लगता है, राइट, कॉर्पोरेशन टैक्स। कैपिटल गेन्स टैक्स और कैपिटल के गेन पे जो टैक्स लगता है वो कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। बस पेपर में ऐसे डिफाइन नहीं करना किसी चीज को। कैपिटल गेन्स टैक्स सिंपल लेमैन लैंग्वेज। हाँ, आई अंडरस्टैंड तुम्हारी आज फर्स्ट क्लास है तो मैं बहुत टेक्निकल वर्ड्स भी अवॉइड कर रहा हूँ, और जो मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज भी कर रहा हूँ आई एम ट्राइंग कि मैं उन्हें सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन मैंगो मैन को समझ आ जाए, मैं वो लैंग्वेज में आंसर करूँ। कैपिटल गेन्स टैक्स, हाँ यार प्लीज कर दो ऑफ। टेस्ट तो नहीं करने को कह रहे ना, ऑफ करने। थैंक यू, थैंक यू, थोड़ा सुकून सुकून सा मिला। कैपिटल गेन्स टैक्स, सो कैपिटल गेन्स टैक्स एक ऐसा टैक्स जो आप नॉन करंट एसेट बेच के जो गेन या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करते हो ना, उस गेन या प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल पे जो टैक्स लगे दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, सो कैपिटल गेन्स टैक्स को अगर कोई मुझसे बोले सर दोबारा डिफाइन कर दे, तो आई वुड डिफाइन इट इन दिस वे कि जो आपको नॉन करंट एसेट को सेल आउट करने पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, सॉरी आई मिस्ड Wahib Khanzada, what about the online students for the notes? So Wahib, I will share the details of the photocopier in the group, WhatsApp group, once it is created. So you can request from the photocopier आपको deliver करवा देगा घर पे। सेकंड, अरीबाना सोल्ड फिक्स्ड एसेट्स करेक्ट, गेन जो होता है एसेट्स पर उस पे जो टैक्स लगता है, कहीं कुछ रिवैल्यूएशन का वर्ड भी आ रहा था। है कैपिटल गेन्स टैक्स क्लियर, क्लियर। इनहेरिटेंस टैक्स आई डोंट नो, नाम से क्या पता चलता है। सो इनहेरिटेंस टैक्स जब आप मरने मराने पे जायदाद जो ट्रांसफर होती है, विरासत, उस पे टैक्स लगता है। ये शायद वो वाहिद एरिया है जिसमें मैं अभी फर्स्ट क्लास में बहुत डिटेल्ड कोई डिस्कशन करना नहीं चाहूंगा बिल्कुल भी कि सर ये तो कैपिटल टैक्स कैसे हुआ, तो फायदा कैसे हुआ, नॉट टुडे, बिकॉज इट हैज सम मोर टेक्निकलिटीज टू अंडरस्टैंड एंड सिंस डे वन नॉट अ गुड टाइम, नॉट अ गुड डे टू अंडरस्टैंड। बट आज मैं अपने जहन में ये बात जरूर रख सकता हूँ कि मेरे पास रेवेन्यू कैपिटल टैक्सेस, टू एग्जाम्पल्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, capital direct taxes, two examples, capital gains tax, inheritance tax, and indirect tax, one example, which is value added tax. Okay, this is considering first class, this is my favorite slide to discuss, and reason being इस slide में आपने पूरा का पूरा F6
के sections define कर दिए. I'm not saying chapters, I'm using the word sections define कर दिए. जैसे so इससे मुझे ये पता चलता है कि in F6 there are 5 sections. Section 1, अच्छा ये कोई exact sequence नहीं, I'm just putting a count 1 2 3 4 5. Section 2, Section 3, Section 4, Section 5, and this is a Section 6. Section 6 taxation मैंने क्यों लिखा? मतलब taxation बनता कैसे है, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, टैक्स अथॉरिटीज का काम क्या है, क्या नहीं है, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर्स, स्टफ लाइक दैट. क्या हमारे यहाँ जैसे टैक्स अथॉरिटी छापा मार के लोगों को जेल वेल में डाल देती है, वहां पे भी ऐसा है? नहीं है. थिंग्स लाइक दैट. सो दैट इज द ओवरऑल टैक्सेशन के टैक्स अथॉरिटी के एम्बिट में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें नहीं आती. ओके, एनीथिंग फ्रॉम दिस स्लाइड टू आस्क? नो. I'm moving forward. Okay. Paper format. How the taxation TX का paper would look like on let's say 5th or 6th of June. कैसा लगेगा? So there are 3 sections in the exam. One is section A, section B, and section C. Section A may there will be 15 OTQs, in easy words MCQs, 2 marks each, means total is of 30 marks. Okay. It would be from any area of the syllabus. ये जो हमने 6 sections पढ़े ना, उन 6 में से कहीं से भी आ सकता है. There is no limit restriction. Section B, 15 MTQs, 30 marks, again 2 marks each. और section B की speciality या differentiation ये है कि it is based on scenario. So there will be 3 scenarios. In every scenario, there will be 5 questions. One scenario would be from capital gains tax. One scenario, 5 questions. इसका मतलब in every scenario, how much marks will be there? So it means 10 marks from this topic. It means 10 marks from this topic. And it means 10 marks from this topic. So if I were to highlight, मेरे पास कौन कौन से एरिया से MCQs, सॉरी सेक्शन बी के MTQs नजर आ रहे होंगे? One would be capital gains tax, one would be inheritance tax, and third would be value added tax. इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे सर थोड़ा समराइज कर दे, तो इसका मतलब सेक्शन बी would be on the basis of capital direct taxes and इनडायरेक्ट टैक्सेस. मतलब इसमें रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, राइट? सेक्शन सी, CRQs, 40 मार्क्स. ये वही खुश नसीब क्वेश्चंस हैं जिनके लिए भी स्प्रेडशीट के ऊपर बात हो रही थी और टाइपिंग की मेनली जिसके लिए बात हो रही थी. सो ये वही जेंटलमैन्स हैं. 3 CRQs, one from income tax, one from corporation tax, and one is from tax planning. Income tax वाले CRQ would be based on 15 marks. Corporation tax का CRQ would be on the basis of 15 marks. Total कितने थे? 30 हो गए. तो tax planning would be, सर ये क्या है? ये तो आपने कहीं पिछली स्लाइड पे नहीं बताया था कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है. सो टैक्स प्लानिंग के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता. इनकम टैक्स वाली बात क्लियर है, कॉर्पोरेशन टैक्स वाली बात क्लियर है. नाउ टैक्स प्लानिंग क्या चीज है? टैक्स प्लानिंग इज समथिंग विच इज वेरी मच क्लोज टू माई हार्ट. मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये टॉपिक, चाहे वो F6 हो चाहे वो ATX हो. आई रियली एंजॉय दिस टॉपिक एंड देयर इज अ रीजन. रीजन इज दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लोजर टू द प्रैक्टिकलिटी. क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी कभी आप कोई भी काम करते हो, यू डू नॉट, you have to think multiple taxes in one go, right? मतलब
अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो बिजनेस में सिर्फ इनकम टैक्स नहीं होगा, राइट। बिजनेस में मुझे सेल्स टैक्स का भी ख्याल रखना है, मुझे कोई एसेट अगर इन्वेस्टमेंट बेचनी पड़ जाए तो उस पर कैपिटल गेन का भी ख्याल रखना है, सारी चीजों की टेक केयर करनी है, राइट। टैक्स प्लानिंग इज द एरिया जिसमें सारे टैक्सेस की इम्प्लीकेशन आप एक साथ देखोगे। अच्छा, सारी चीजों की इम्प्लीकेशन देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सारी चीजें पता हो। मतलब आज मैं आपसे बोलूं इस ट्रांजैक्शन का वेट इम्पैक्ट बताओ, बोलोगे सर वेट तो पता ही नहीं है, FA1 में या F3 में पढ़ा था जब छोटे थे। अब बड़े हो गए हम माशाल्लाह, फंडामेंटल स्किल्स में आ गए, तो अब तो हमें कल का याद नहीं होता, आप इतनी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज समथिंग जो हमारे सिलेबस का, हमारे कोर्स का पार्ट है। बट लाइक आई सेड, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक डे 1 का है, मिड का है या एंड का होगा। तो ये कैसा टॉपिक है, जब स्टार्ट होना तो समझ जाना कि तुम्हारी लास्ट या सेकंड लास्ट क्लास है। सो दिस इज समथिंग which विल बी डन ऑन लास्ट 1 और लास्ट 2 क्लासेस में ये टॉपिक कवर हो रहा होगा। और इम्पोर्टेंस मैंने बता दी कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 10 मार्क्स आएंगे। अच्छा सर, ये होगा कहाँ से? वुड इट बी फ्रॉम रेवेन्यू टैक्सेस, वुड इट बी फ्रॉम कैपिटल टैक्सेस, वुड इट बी फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये होगा किस टॉपिक से? सो आंसर टू दिस थिंग इज इट वुड ऑल्सो बी फ्रॉम, मतलब यहाँ पे कैपिटल टैक्सेस भी हो सकता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे रेवेन्यू टैक्सेस भी हो सकता है। सिर्फ यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है। इज दिस थिंग क्लियर? पक्का? ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। डिड आई जूम? टाइप्स ऑफ टैक्सेस प्रोबेबली योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ टिक नहीं होने चाहिए थे, बट सिंस इसका जो पीपीटी वर्जन था उसमें नहीं थे, सो वो होता है ना पीपीटी में स्लाइड शो, आई आई रियली डोंट नो कितने लोगों को पीपीटी का आइडिया। सो स्लाइड शो, हाँ पीपीटी में, पावर पॉइंट में तो स्लाइड शो से पहले ओरिजिनल में टेक्स्ट नहीं है, बट सिंस इट पीडीएफ तो यहाँ सारी चीजें फाइनल वर्जन ही आ रहा होता है। कैपिटल गेन्स टैक्स इज पार्ट ऑफ, इनहेरिटेंस टैक्स इज पार्ट ऑफ, वैल्यू एडेड टैक्स। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए डायरेक्ट टैक्सेस की, और ओके, इनकम टैक्स। सो वैल्यू एडेड टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, डायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। नो, सो दैट्स व्हाई इट्स नीदर कैपिटल नो रेवेन्यू टैक्स। तो ये कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एब्रीविएटेड एज NIC। तो F6 में NIC का मतलब शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, ओके। F6 में NIC का मतलब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नादराबाजी, कोई इन सबको याद नहीं करेगा। तो F6 में NIC का मतलब है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, ओके। नाम सुना है? सुना होगा, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन पढ़ाई लिखाई में। एफ करेक्ट। NICs इन माय पर्सनल ओपिनियन, खैर मुझे भी बहुत टाइम हो गया F1 F2 पढ़े हुए, तो मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। आप लोगों ने ताज़ा पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ज्यादा बेहतर पता होगा। बट इन जहाँ तक मुझे याद है इट्स मोर ऑफ MA1/F2 एरिया, जहाँ पे हम पेरोल और लेबर कॉस्टिंग वगैरह में पढ़ते हैं। गुजरा हुआ जमाना, सर हमें तो वही बात है, कल का याद नहीं रहता, आप कहाँ इतनी पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। So National Insurance Contribution (NIC) is also a revenue tax, which is a direct tax. But very honestly, खैर NIC हमारे सिलेबस का पार्ट है, डिटेल्ड बात रहेगी। मैं अगर इसको, मुझे यहाँ पे कोई बोले सर इसको ऐड कर दें, मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया नहीं था, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दिस। Not going to discuss today,
पुटिंग एस्ट्रिक विद दिस, जब एनआईसी हम F6 में पढ़ना स्टार्ट करेंगे उस वक्त मैं जरूर बात करूंगा, अगर मैंने पढ़ा है तो, कि इसका मैंने तस्करा यहाँ पे क्यों नहीं किया था। सही है, बट एनआईसी इज अ रेवेन्यू टैक्स, सो सिंपल अ पॉइंट टू रिमेंबर। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं एक पेज इंसर्ट करके जरा आप लोगों के साथ कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई लिखाई रिलेटेड है, जनरल बातें तो हो गई, आज का कोटा पूरा हो गया। पाकिस्तान की नहीं, हर कंट्री की एक टैक्स अथॉरिटी होती है, राइट? इसी तरह पाकिस्तान की भी एक टैक्स अथॉरिटी है। पाकिस्तान की टैक्स अथॉरिटी का नाम इज FBI, एब्रीविएटेड एज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राइट? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह से एक टैक्स अथॉरिटी यूके की भी है, और यूके की टैक्स अथॉरिटी का नाम है HMRC। हर तो निकल गई ना, तो अब हिज हो गया। अच्छा, इन्होंने भी अच्छा है ना, मतलब एक 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 वर्ड भी ऐसा पिक किया जो जो दोनों में फिट हो जाए। एच, हिज भी एच, हर भी एच, तो एच, HMRC एब्रीविएटेड एज हिज मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम डिपार्टमेंट। ओके, मेन सवाल ये नहीं था। मेन सवाल ये था, इन योर ओपिनियन, आई एम वेरी क्लियरली यूजिंग द वर्ड इन योर ओपिनियन, तुम्हारे हिसाब से टैक्स अथॉरिटी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या नहीं होती? तुम्हारे ख्याल में टैक्स अथॉरिटी की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या नहीं होती? लाइक वो कहते हैं ना जॉब डिस्क्रिप्शन, टैक्स अथॉरिटी की जॉब, अथॉरिटी ओवरऑल, टैक्स कैलकुलेशन। आई हियर यू। मैं लिख, अच्छा, अभी जो भी बताओगे मैं लिखूंगा, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट जो बता रहे हो मैं लिख रहा हूँ। मैं आई विल देन डिसाइड कि क्या सही है क्या गलत है। जो गलत होगा आई विल गिव एक्सप्लेनेशन एज वेल, बट अभी तुम लोग जो बताओगे मैं लिख दूंगा, तो जरा सोच समझ के बताना। वन इज टैक्स कैलकुलेशन, मुझे सबसे पहली आवाज ये आई थी। ओके, टैक्स कलेक्शन, गुड वन। टैक्स कलेक्शन, और कलेक्शन के साथ ही मैं लिख देता हूँ रिफंड भी, मतलब टैक्स का लेन और देन, दोनों चीजें। और एक्शन अगेंस्ट नॉन फाइलर, नॉन पेयर ऑफ टैक्स, आई वुड से इट इन दिस वे। और टैक्स पॉलिसीज बनाना, टैक्स पॉलिसीज को थोड़ा एलोबरेट करोगे? टैक्स पॉलिसीज, रेट्स वगैरह डिसाइड करना, फॉर एग्जांपल किसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है, कितना टैक्स नहीं लगाना। ओके, टैक्स एवेजन को रोकना, गुड अरीबा। टैक्स इन्वेजन को रोकना, एवेजन कहना चाह रहे हो मे बी। ये एक अलग बात है कि आपने एक और पेंडोरा बॉक्स ओपन कर दिया, टैक्स एवेजन क्या चीज होती है। और इसी का पार्ट है, टू डिटेक्ट फ्रॉड, चेकिंग द पब्लिक पेइंग टैक्सेस रेगुलरली। कैसे चेक करेंगे? ओके, checking the, if the public is paying taxes regularly. फाइलिंग आई नहीं ना कहीं?
हाँ ये रहा ना, एक्शन अगेंस्ट नॉन फाइलर पेयर, एक्शन हो गया, चेकिंग हो गया। सो उमर, गुड वन। टैक्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाना, और ये क्या होती है, ग्रोइंग, isn't it policy? No, grant is not taxation. Very good. So grant is not a taxation. ग्रांट तो एक है कि अलग से पैसों में हेल्प करना, और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना। सो फर्स्ट आई लाइक टू नोट योर पॉइंट विच इज, क्या था, रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स, और दूसरा तुम्हारा क्या था, टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट। अच्छा, जो पैसे टैक्स में जाते हैं वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही जा रहे होते हैं, बट सही है। और दैट्स इट। सो इज इट ड्यू टू रमजान रोजा एलिमेंट, या इंटरेस्ट नहीं हो रहा, थकन हो गई है? हाँ, देर से आने पे हो जाता है सर में दर्द। ओके, टैक्स रिलेटेड जो भी लीगल केसेस। सो मुझे अब जरा जो लोग जब से खामोश बैठे हुए हैं उन लोगों से सुनना है। क्लास टू, वन कमेंट फ्रॉम योर साइड। दोबारा बोलिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? ओके, सही है। सो टैक्स दोगे तो ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, स्टफ लाइक दैट। फाइन। सेकंड लास्ट रो, आपने तो एक बताया था, दीज टू गाइस। isn't it part of this reporting of tax? No, तो कुछ और बताओ। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें से आधी बातें गलत है, मैं भी क्रॉस करूंगा। मैं तो बहुत क्लियरली मैंने बोला था स्टार्ट में, जो बताओगे मैं लिखता जाऊंगा, सही गलत तो आई विल डिसाइड। तुम लोगों का नंबर हो गया पूरा, जो खामोश बैठे हैं अब जरा मैं उनसे सुनना चाहता हूँ। ब्लैक एंड ब्लैक। हाँ, so isn't it fraud detection? I'm just asking, illegal transactions मतलब fraud। कोई बात नहीं, ऐसे जैसे इसने किया था ना, पुराना जूता नई पैकिंग में बेचने की कोशिश की थी, मैंने खरीदा नहीं, वापस कर दिया, वैसे ही तुम भी कर लो। कोई नहीं, में से पॉइंट को थोड़ा रिवर्ट करके बताओ, अगर नया लगेगा तो मैं लिख दूंगा, वरना मैं भी वापस कर दूंगा तुम कि देखो ये इधर कवर हो चुका है। ओके, एज इन एलोकेशन, एज इन किस और किस चीज पे टैक्स लगाने, इजंट इट पार्ट ऑफ पॉलिसी कि किस चीज पे कितना टैक्स लगाना है? किसी ने यहाँ पे ये भी बोला था पॉलिसी में कि
कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए उस पर टैक्स कम या माफ भी कर देती है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पॉलिसी। पब्लिक अवेयरनेस मतलब अ पब्लिक सर्विस मैसेज। पब्लिक, मैंने तो अपने बोला, मैंने लिख दिया, बट व्हाट इज पब्लिक अवेयरनेस? उन्हें टैक्स के बेनिफिट्स के बारे में बताना। वो तो आ रहे थे। फिर कस्टम में भी टैक्स, कस्टम में जो चीज आते हैं उसमें टैक्स में भी डिफरेंस आता है, तो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ फ्रॉड। तो इसमें टैक्स का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? या अकाउंटेबिलिटी रखते हैं। नो, इज इट? नो, आई एम जस्ट आस्किंग। पार्ट ऑफ कस्टम। कस्टम भी तो पार्ट ऑफ टैक्स है ना। देखे तू मुश्किल बातें नहीं क्या करे। टैक्स प्रोविजन क्या होता है? अकाउंटिंग में हम प्रोविजन बनाते हैं, वो टैक्स वालों का काम है। ओ, हम कौन है यहाँ पे? हम अकाउंटेंट है, हम टैक्स वाले हैं? हम टैक्स के अकाउंटेंट है। सो एस्टिमेट का मतलब अगर बजट सेंस में तो वो तो ये रहा, और अगर एस्टिमेट आप वो कहना चाह रहे हो जो हम टैक्स एक्सपेंस का एस्टिमेट बनाते हैं, तो वो अकाउंटिंग का काम है, वो टैक्स वालों का काम नहीं। पूरा IAS 12 अकाउंटिंग गवर्न करता है, टैक्स गवर्न नहीं करता, तो वो टैक्स वालों का काम नहीं, वो अकाउंटिंग का काम है। टैक्स का रेट फिर रखना चाहिए ताकि उसके फिर से इकोनॉमी में इफेक्ट ना पड़े, क्योंकि फिर लोग टैक्स देने से बचेंगे नहीं। आपका और पहला वर्ड में मिस कर गया। फिर आपका टैक्स का रेट ज्यादा होगा तो उसकी वजह से इकोनॉमी के जो लोग हैं वो टैक्स नहीं देंगे। यहाँ पे अगर देंगे तो वो अपने आगे चीजें वगैरह आपके ऊपर इतना एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, तो आपको रेट सही रखना चाहिए। इजंट इट पॉलिसी? तो पॉलिसी अच्छी बनाओ, इन शॉर्ट आप यही कह रहे हो, लोगों के फायदे की पॉलिसी बनाओ। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, यूके में मैक्सिमम 45% टैक्स लगता है। 45। पाकिस्तान में भी 40 लगता है वैसे तो, बट है। चले, आप जैसे शुरू में खामोश रहते हैं ना, यही होता है, फिर सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हो। बता दिया। टैक्स रेगुलेशन रेगुलेट करवाना, रेगुलेट करवाना, ये सब सही टैक्स देना। क्यों बोलो ना, सब सही टैक्स दे रहे हैं, सो एक्शन अगेंस्ट नॉन फाइलर और टू डिटेक्ट फ्रॉड। सो अगर गलत दे रहे हैं इसका मतलब चोरी कर रहे हैं, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। सो है दे नहीं रहे, तो मेरा ख्याल है कि एक्शन लेने के लिए मैं पहले यही चेक करूंगा कि भाई इस पे एक्शन बनता भी है या नहीं बनता, राइट? ओके, सो आई हैव योर फीडबैक। मैं जरा क्विकली एक दफा गो थ्रू करूं कि कौन कौन सी चीजें वाकई टैक्स अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं। सो टैक्स कैलकुलेशन is not the responsibility of tax authority. टैक्स से मुतालिक सवालात और फाइलिंग में गाइड और मदद फराहम करना। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सो प्रोवाइडिंग गाइडेंस, ज़ईम PC2। सो ज़ईम आज तो सही है, बट नेक्स्ट टाइम मुझे ज़रा प्रॉपर कंप्लीट नाम के साथ सब लोग लॉग इन हुए हुए, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा। मैं एक दफ़ा बता के सिंपली, इजंट इट पार्ट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस? मतलब आप अवेयरनेस की तो बात कर रहे हो कि गाइडेंस प्रोवाइड करो लोगों को, कि भाई अवेयरनेस में ये भी आ जाएगा कि अगर किसी के कोई मसाइल हैं टैक्स से रिलेटेड, शरई गैर शरई, कानूनी गैर कानूनी, तो उनको हल किया जाए। ओके,
So tax calculation is not the responsibility of tax authority. तो सर फिर ये किसकी responsibility है? Keep remember, tax calculation is the responsibility of taxpayer. It is not the responsibility of tax authority. मेरा टैक्स कैलकुलेट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है मेरा टैक्स कैलकुलेट करे। तो सर अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कैलकुलेट करना, टैक्स इज एन एक्सपेंस, मैं खुद ही बता रहा हूं मेरा एक्सपेंस ज्यादा है कम है, सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बात समझ में आई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली कि भाई मुझे तो ये पैसे देना है ना कैलकुलेट करने के बाद, तो मैं खुद ही कम कैलकुलेट नहीं करूं, राइट? सो कीप रिमेंबर ऑन दैट आर्ग्यूमेंट, टैक्स अथॉरिटी हैज अ राइट ऑफ टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। और फ्रॉड्स डिटेक्ट कैसे करते हैं टैक्स अथॉरिटी वाले? टैक्स ऑडिट करके। फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करते हैं टैक्स वाले? टैक्स ऑडिट करके। कि भाई देखें एक चीज समझें, ऑडिट को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए, ऑडिट होता क्या है? सिंपल, चेक करना। क्या चेक करना? किस चीज के अगेंस्ट चेक करना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नो, सो एक मिनट, नो, ऑडिट इज टू बी प्रिसाइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू आईएएस आईएफआरएस बने हैं या नहीं बने। देखो चेक, देखो समझो, चेक हमेशा किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट किया जाता है, राइट? या मतलब शक हो कि ये ट्रैक से हट रहा है तो चेक किया जाता है। बट नॉर्मली जब भी आप चेकिंग करते हो तो आप कोई ना कोई बेंचमार्क के अगेंस्ट चेक करते हो। फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट द बेंचमार्क इज आईएएस एंड और आईएफआरएस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएएस आईएफआरएस के अकॉर्डिंग बनी है, कहीं लॉ की, आईएएस की, आईएफआरएस की ब्रीच तो नहीं हो रही, दैट इज नॉर्मल ऑडिट। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का काम क्या होता है कि इंटरनल पॉलिसीज कंप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही, टू मेक श्योर। I can tell you one thing, since I work in a bank जहाँ पे एक Islamic banking window भी है, there is a Sharia audit as well. And by the way, before this of my Standard Chartered, I used to work for Dubai Islamic Bank, so I have a very good understanding of the Islamic finance as well. एक शरिया ऑडिट भी होता है। शरिया ऑडिट क्या चेक करता होगा कि इस्लाम ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू शरिया रूल्स रेगुलेशंस परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, दैट इज शरिया ऑडिट। इसी तरह टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट इज कि ट्रांजैक्शंस टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। कहीं पे अगर किसी ने नॉन कंप्लाइंस की है, मतलब कहीं पे ताकि यार यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए 10%, आई एम जस्ट सेइंग, और मैंने 5% कैलकुलेट किया, तो डिड आई मेक अ ब्रीच ऑफ लॉ? यस। ये कौन डिटेक्ट करे? ये क्या, ये टैक्स ऑडिट में डिटेक्ट हो रहा होगा। और कौन डिटेक्ट करेगा? टैक्स अथॉरिटी वाले, क्योंकि उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एक काम है इवेजन को रोकना, और इवेजन को रोकने को अच्छे तमीज के वर्ड्स में डिफाइन किया, टू डिटेक्ट फ्रॉड्स। और डिटेक्ट फ्रॉड कैसे होगा? इन द फॉर्म ऑफ टैक्स ऑडिट। अभी तक का वन इंपॉर्टेंट टेक अवे, tax calculation is not the responsibility of tax authority, it is the responsibility of taxpayer. Second, tax collection or refund, yes, it is the responsibility of tax authority कि भाई लोगों से पैसे कलेक्ट करना, कलेक्ट किए हुए पैसे अगर किसी ने ज्यादा पे कर दिए गलती से, रिफंड करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स अथॉरिटी। एक्शन अगेंस्ट नॉन फाइलर्स और नॉन पेयर्स, मतलब अगर कोई टैक्स नहीं जमा करवा रहा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, राइट? किसी ने ये भी बात की थी कि कोई एलिजिबल है नहीं है टैक्स के लिए, उसको भी असेस करना, दैट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर हेयर कि एक्शन लेना है। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया उनके खिलाफ नहीं लेना, कितना एक्शन लेना है, कितना इंटेंस लेना है, मैं इस पॉइंट पे बात करता हूं। इवेजन को रोकना समझ गए? टू डिटेक्ट फ्रॉड, टैक्स ऑडिट वाली बात समझ गए? टैक्स पॉलिसीज ओके,
पॉलिसीज इम्प्लीमेंट से पहले जरा पॉलिसीज पे बात कर लेते हैं। मैं जरा इस पॉइंट को एक साथ बात करूंगा, टैक्स पॉलिसीज रेट्स और टैक्स पॉलिसीज इम्प्लीमेंट। रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स, रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स मुझे याद नहीं है रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स किसने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि टैक्स कहाँ से कितना कलेक्ट हुआ ये चीज आगे इन्फॉर्म करना इज रिपोर्टिंग ऑफ टैक्स। लाइक आई कैन टेल यू, कभी किसी टॉक शो में आप लोगों ने सुना होगा, अगर पाकिस्तान के पूरे कंट्री के टैक्स का 60% कराची से कलेक्ट होता है, सुना ही है। हाउ डिड वी कैलकुलेट दिस 60? मतलब किसी ने कैलकुलेट किया होगा ना, किसी ने सिटी वाइज टैक्स कैलकुलेशन कलेक्ट हुई की होगी। आई एम जस्ट सेइंग, लेट्स सपोज पाकिस्तान में 20 सिटीज हैं, 20 सिटीज से जो टैक्स कलेक्ट हुआ उसमें कराची का शेयर एज अ टोटल टैक्स वुड बी 60%। ये अच्छा, इसी तरह पूरे पाकिस्तान का 70% टैक्स सिंध से कलेक्ट होता है। तो इसका मतलब कोई सिटी लेवल, कोई प्रोविंशियल लेवल, पूरे पाकिस्तान का टैक्स में से 50% सर्विस इंडस्ट्री से कलेक्ट होता है। इवन दे डू make an analysis of male to female proportion as well, male tax proportion कितना है, female कितना है। they do make an analysis of age wise bracket, for example 20 से 30 साल के लोगों का टैक्स कितना है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 अबव। इस तरह के सारे एनालिसिस बनाना पब्लिक, और ये सारे एनालिसिस बाय द वे पब्लिकली अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट पे। ये सारी चीजें रिपोर्ट करना, यस इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स अथॉरिटी। टैक्स पेमेंट टू गवर्नमेंट, लाइक आई सेड, मैंने बात लिखते हुए भी बोली थी, अभी फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जो टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है ना वो होता ही गवर्नमेंट का, तो वो जाता ही डायरेक्टली गवर्नमेंट का। तो वो ऐसा नहीं है कि टैक्स वाले अलग से पैसे लेके फिर आगे गवर्नमेंट को देंगे, नो, वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास ही जा रहा हो। टैक्स बजट, इट इज ऑल्सो लिंक विद द टैक्स पॉलिसी रेट, तो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ। टैक्स से रिलेटेड लीगल केसेस रिजॉल्व करना, मतलब अगर टैक्स वालों पे किसी ने सू कर दिया, और ये होता है, मतलब आई कैन टेल, आई वर्क इन बैंक, और हमारे अपने ही कुछ टॉप तो 2 से 3 केसेस हैं जो अंडर कोर्ट डिस्कशन है, और अकॉर्डिंग टू IAS 37 दैट इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल। इसीलिए मैंने सिर्फ 3 बताए और गिनती बताई नहीं जो डिस्क्लोज नहीं हुए, जिसमें एक तरफ बैंक होते हैं और दूसरी तरफ हमेशा कौन होगा, टैक्स अथॉरिटी वाले, कि भाई हमारा इंस्टेंस ये है, बैंक का इंस्टेंस ये है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जज साहब इंसाफ करें। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि, एंड इट हैपेंस विद अस एज वेल इन कैपेसिटी ऑफ बैंक, दैट वी वन अ केस एट सिंध हाई कोर्ट लेवल एंड टैक्स अथॉरिटी चैलेंज्ड इट एट सुप्रीम कोर्ट लेवल। ऐसा भी होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है कहानी। और हाँ, कुछ नहीं। टैक्स बेनिफिट्स, पब्लिक को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, टैक्स दो, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, सारी टोपियां करा लो टैक्स से रिलेटेड है। कमिंग बैक टू मेन 3 पॉइंट्स, टैक्स पॉलिसीज रेट्स, टैक्स पॉलिसीज इंप्लीमेंट एंड टैक्स बजट। कीप रिमेंबर वन थिंग, टैक्स पॉलिसी रेट डिसाइड करना टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है। तो सर फिर ये काम कौन करता है? ये काम, कीप रिमेंबर, आपका फाइनेंस मिनिस्टर करता है। फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स बजट प्रिपेयर करता है। टैक्स बजट प्रिपेयर करने के बाद पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है ये बजट, और पार्लियामेंट इस बजट को अप्रूव या डिसअप्रूव करती है। इफ डिसअप्रूव देन इस गरीब का काम बढ़ जाता है, फिर इसको दोबारा, गरीब एजेंट काम करना पड़ जाता है, फिर इसको दोबारा बजट बनाना पड़ेगा, दोबारा पार्लियामेंट पे प्रेजेंट, मतलब
it's not an option के unapproved budget है, it's not an option. Budget has to be approved annually. पसंद नहीं आया, पार्लियामेंट को रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा बनाओ, ये भी पसंद नहीं आया, दफा नया बजट बनेगा. इन हिस्ट्री मैक्सिमम 5 बजट तक का तो पाकिस्तान में हुआ है, 5 बजट्स बने. सो पार्लियामेंट पे प्रेजेंट होगा और प्रेजेंट होने के बाद फिर पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती है. वंस अप्रूव बाय पार्लियामेंट, फिर ये चीज कंट्री के लिए एक्ट बन जाती है, कानून बन जाती है, और फिर ये कंट्री में अप्रूव होने के बाद इम्प्लीमेंट स्लैश एप्लीकेबल हो. ओके, किस हम लोग कुछ बात कर रहे थे, किस इंडस्ट्री पे कितना टैक्स लगाना है, किस इंडस्ट्री पे कम टैक्स लगाना है, रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लगाना है, कम लगाना है, ये सारी चीजें टैक्स अथॉरिटी डिसाइड नहीं करेगी. ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? फाइनेंस मिनिस्टर एज पार्ट ऑफ इट्स टैक्स बजट. हम अच्छा, और टैक्स बजट में जो है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमेशा इसी तरह से डिफाइन करता है. वी आर लाइक they do and tell what's the country strategy, what is the strategy of government. And just give you an example. हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, दैट्स अवर स्ट्रेटेजी. अब उसको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे? टू प्रमोट आईटी इंडस्ट्री हमने उन्हें 3 साल के लिए टैक्स की माफी दे दी है. मतलब जो भी आईटी कंपनी खुलेगी 3 साल तक जो भी प्रॉफिट कमाएगी उस पर कोई टैक्स नहीं. दैट इज a tax policy, that is a tax incentive. One example. Second example, few days back मैं कहीं न्यूज में पढ़ रहा था, सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड कि जो भी मल्टीनेशनल अपना हेड ऑफिस सऊदी अरेबिया में ओपन अप करेगी कंपनी मल्टीनेशनल, उसको 30 साल के लिए टैक्स नहीं देना. रीजन, मल्टीनेशनल ओपन होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के बेनिफिट्स, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें. सो दे आर टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स. कितने साल के लिए टैक्स माफ कर दिया? 30 ईयर्स के लिए. सो दिस इज द पॉलिसी. लोगों से कम टैक्स लेना है, ज्यादा टैक्स लेना है, कौन डिसाइड करेगा ये? ओके, सो टैक्स पॉलिसी, रेट, बजट, ये चीजें टैक्स अथॉरिटी का काम नहीं है. ये चीजें किसका काम है? फाइनेंस मिनिस्टर का काम है प्रिपेयर करना. फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, व्हाटएवर यू नेम इट, उनका काम है, और पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाना, अप्रूव करवाना. हाउएवर टैक्स की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्स अथॉरिटी. ओके, टैक्स लाइक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने का मतलब है कि जो पॉलिसी बनाई थी वो एज इट इज चल रही है, एग्जीक्यूट वैसे ही हो रही है, नहीं हो रही, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स अथॉरिटी, राइट? ओके, सो पॉलिसी बनाना फाइनेंस मिनिस्टर का काम है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करवाना, इम्प्लीमेंटेशन के बाद पब्लिक को अवेयरनेस प्रोवाइड करना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्स अथॉरिटी. ओके, सो ये तो सारी एक बहुत कचरा सा लेमैन आप लोगों ने बताया, मैं लिखता चला गया वाले. नहीं, तो मैं जरा यहाँ पे फॉर्मली थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अवॉइडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है. सॉरी, टैक्स अथॉरिटी की रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है क्या नहीं. रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स अथॉरिटी: टैक्स कलेक्शन, पेमेंट. डिड वी डिस्कस दिस? मैं 1 मिनट इसको पॉज करता हूं. टैक्स ऑडिट, फ्रॉड डिटेक्शन, मेंटेनिंग टैक्स रिकॉर्ड्स, यस नो, जिसपे मैं बता रहा था मेल फीमेल, सिटी वाइज, प्रोविंस वाइज. आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, वी नॉट डिस्कस दिस. टैक्स अवेयरनेस एंड प्रोवाइडिंग क्लैरिटी ऑन टैक्सेशन लॉस, पब्लिक अवेयरनेस प्रोवाइड करना अबाउट द टैक्सेस. प्रोवाइडिंग क्लैरिटी का मतलब क्या है? प्रोवाइडिंग क्लैरिटी मीन्स देखें, नो, मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं.
लेट सपोज अकाउंटिंग में मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि अकाउंटिंग में मैं अकाउंटिंग लॉ कैसे मेरी सिचुएशन में कैसे अप्लाई होगा। होता है ना कभी कभी अकाउंटिंग में आपको नहीं समझ आ रहा होता कि मेरी सिचुएशन में ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, आप आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी के पास जाते हो कि भाई साहब ये मसला आया है, जरा आप एडवाइस कर दें। या तो इंटरप्रिटेशन कमेटी एडवाइस कर देगी, या फिर वो बोलेगी ओहो ये तो नया मसला आया मार्केट में, इसके ऊपर नया लॉ बनाना पड़ेगा और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू, बीइंग मुस्लिम्स, if not any then apologies, but generally the understanding is कि सारी लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस इज इन द कुरान एंड हदीस। Still, why do we need Maulvis then? Why do we need Muftis then? Because if I am unable to interpret a given situation according to my circumstances, then that Mufti, that Alim is supposed to advise me. That is क्लैरिटी प्रोवाइड करना कि ये चीज मेरी सिचुएशन में कैसे एप्लीकेबल हो। ओके, educate and inform the public about their tax paying duties, right। वही अच्छी बात है, टैक्स देना चाहिए, ये फायदा वो फायदा वगैरह वगैरह। ओके, आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन, मैंने इस पे हमने इस पे बात नहीं की थी। आइडेंटिफाइंग पॉसिबल एरियाज ऑफ टैक्स जनरेशन का मतलब ये कि टैक्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जहां से कंट्री का टैक्स रेवेन्यू बढ़े। मतलब यार आजकल जो है ना लोग ज्यादा ये काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर अगर टैक्स रेट बढ़ा दो कंट्री का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद एडवाइस करते हैं टू फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर उसको अगर वो आइडिया पसंद आए तो वो फिर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाता है, नहीं पसंद आए तो उस आइडिया को कचरे के डब्बे में डाल देता है। तो बट ये कीप रिमेंबर, ये खुद से आइडेंटिफाई करके टैक्स कलेक्ट करना शुरू नहीं कर देंगे। ये आइडेंटिफाई करके टैक्स अथॉरिटी को बताएंगे, टैक्स अथॉरिटी को पसंद आया तो वो अप्रूव करवाएगी, फिर सॉरी टैक्स अथॉरिटी फाइनेंस मिनिस्टर को बताएगी, उसे पसंद आया तो वो अप्रूव करवाएगा। देन लास्ट, पेइंग चाइल्ड बेनिफिट। व्हाट इज पेइंग चाइल्ड बेनिफिट? पेइंग चाइल्ड बेनिफिट इज, आप लोगों ने सुना होगा इन यूके, इन यूएस एंड इन सच कंट्रीज बच्चों को पालने पोसने के लिए गवर्नमेंट अलाउंस देती है, सुना है। सो वो गवर्नमेंट तो देती है, बट गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट देता है? दैट इज द टैक्स डिपार्टमेंट। और टैक्स डिपार्टमेंट का काम है बच्चों का, सॉरी बच्चों के पेरेंट्स को चिल्ड्रन अलाउंस देना, विच इज कॉल्ड पेइंग चाइल्ड बेनिफिट। ओके, डन। लास्ट page from my side, last discussion. Two terminologies, one is called tax avoidance, another one is called tax evasion. What is tax avoidance? What is tax evasion? Anyone idea? Anyone has idea? And then in particular, I like to hear from the ones who are more silent, Evasion illegal होती है, avoidance legal. Okay, last two. Legal. Tax avoidance. Straight up, pay नहीं करे तो उसको evasion कहते हैं. पे नहीं कर रहे होते उसको इवेजन कहते हैं। ओके, आई हियर यू। और these three girls, avoidance, evasion. हम्म,
पूछ रहे हो, बता रहे हो? तो पहले तो डिसाइड कर लें एवेजन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, फिर तुम्हारी बात नहीं क्लियर हुई तो फिर मैं बता दूंगा। और इवेजन टैक्स सेव करना। सो लेट मी टेल यू, एवेजन और अवॉइडेंस दोनों से ऑब्जेक्टिव एक ही मीट होता है, दैट इज टैक्स रिडक्शन। दोनों से काम एक ही अचीव होगा, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? टैक्स एवेजन इज सेविंग और रिड्यूसिंग टैक्स बाय, whereas avoidance is minimizing by applying favorable options। मतलब टैक्स में जहां ऑप्शंस है चीजों में, उन ऑप्शंस में से जो ऑप्शन तुम्हारे लिए फायदेमंद हो उस ऑप्शन को यूज करके टैक्स सेव करना, लाइक यू सेड, दैट इज टू बी प्रिसाइज टैक्स अवॉइडेंस। ओके, टैक्स एवेजन is basically an illegal activity, whereas avoidance is not an illegal activity. Since it's an illegal activity, that's why it carries a risk of criminal prosecution। टैक्स चोरी करना एक जुर्म है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, जिसकी वजह से फाइन भी लग सकता है एंड और इम्प्रिजन, एंड और मतलब दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। जबकि अवॉइडेंस में कोई चोरी नहीं है तो कोई उसमें नहीं होगा। टैक्स अवॉइडेंस को प्यार से एक नाम टैक्स प्लानिंग भी बोला जाता है, और टैक्स प्लानिंग आप उसी वक्त कर सकते हो जब आपको टैक्स की पूरी नॉलेज हो। अदर देन दैट नो, इट्स ऑल्सो अवॉइडेंस। टैक्स एवेजन, tax evasion summarizes any action taken to avoid or reduce tax liability by illegal means, right? अच्छा एक बात बताना, I have few questions। टैक्स, मैं आपसे कुछ चीजें पूछ रहा हूं, मुझे बताने हैं टैक्स एवेजन में आएगा, टैक्स अवॉइडेंस में आएगा। प्रोवाइडिंग, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब मैं इनकम आई, मैं बता ही नहीं रहा कि ये इनकम आई थी, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, अवॉइडेंस एवेजन, राइट? नॉट प्रोवाइड, अच्छा ओके, नॉट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एवेजन, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एवेजन। तीसरा एंड मे बी लास्ट क्वेश्चन, बट जरा सोच समझ के आंसर देना। अरीबा, मैंने फेवरेबल ऑप्शंस का बहुत ज्यादा रेफरेंस अभी इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी आपको टेक्स्ट के ऑप्शंस ही नहीं पता। जब ऑप्शंस नहीं पता तो मैं फेवरेबल ऑप्शन कैसे बताऊंगा, इसलिए मैंने भी बहुत ज्यादा फेवरेबल ऑप्शन से बात नहीं की। थर्ड एंड लास्ट, प्रोवाइडिंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। एक बात, लेट्स डिस्कस दिस, बट एक और क्वेश्चन, आधा सच सच होता है या झूठ होता है? आधा सच सच होता है कि झूठ होता है? सॉरी, आगे सच की ना हो आधे सच से मिस्टेक भी हो सकती, नहीं वो तो आप सब लोग बातें सही कह रहे हो, मैं अपने सवाल शायद रिपीट करता हूँ। आधा सच सच है या झूठ है? आधा जो बताया आधा जो बताया वो जो ना बताया ओके, लेट मी एन एग्जांपल ऑफ दिस, और थोड़ी सी जरा लेम एग्जांपल है कंसिडरिंग रमजान, तो और बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। समवन आस्क्ड, नॉट सम, ओके, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एज एन एग्जांपल, हाँ, एज एन एग्जांपल प्योरली, समवन आस्क्ड मी, डू यू लव मी?
and I responded, yes, I love you too. उर्दू तर्जुमा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ. So, is it avoidance evasion? The good one. That's a situationship. So, देखे, is it evasion avoidance? I like this word, situationship, by the way. सच पूरा होता है, आधा सच सच नहीं होता. आधा सच, लाइक यू गाइस सेड, टोपी होती है. आधा सच सच नहीं है. सो अगर वाकई सच बताना था तो पूरा है या नहीं. सो आधा सच या आधा झूठ इज ऑल्सो अ झूठ. दैट्स नॉट अ सच एट ऑल. ओके, वैसे तो टाइम हो गया है, बट स्टिल आई हैव वन मोर स्लाइड टू कवर. यस, नो? चले, सही. आज पहले दिन है तो आप लोगों की बात सुन लेता हूँ, वरना तो मैं सुनता किसी की भी नहीं, सिवाय अपने. सो सी यू गाइस. अच्छा, सॉरी, नॉट अ पढ़ाई थिंग, नॉट अ पढ़ाई थिंग, बट वन just maybe 5 more minutes I will take. Not a padhai thing, but few things for your general knowledge. Two things. Your class timings. अच्छा, मैं क्लास टाइमिंग्स नॉर्मल वाली लिख रहा हूँ. रमजान आई एम नॉट वेरी मच श्योर. क्लास टाइमिंग्स मैं भी नॉर्मल लिख रहा हूँ. रमजान आई एम नॉट वेरी मच श्योर. योर क्लासेस आर ऑन 4 days a week: Tuesday, Thursday, Saturday and Sunday. 2 days class would be taken by Sarziya. हाँ श्वेब, मुझे यही वाली बातें करनी है. एंड सैटरडे संडे वुड बी बाय माई सेल्फ एंड बाय माई सेल्फ. ओके. ट्यूसडे थर्सडे टाइमिंग्स वुड बी 3 to 6:30. मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रमजान टाइमिंग. 3 to 6:30 रमजान के लिए. चेक कर लेते हैं कि रमजान के टाइमिंग्स क्या हैं. फॉर सैटरडे it's 2 to 5:30, and Sunday it's 10:30 to 2 p.m. Okay. 4 days a week class. क्लास डेज हो गए, टाइमिंग्स हो गए. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कल के दिन क्लास नहीं है. अब आपकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी. सो आज ओरिएंटेशन, कल एक आखिरी संडे सेलिब्रेट कर लो, रिलैक्स कर लो, और जो कुछ करना है कर लो. मतलब अपना भी रोजा खराब करवाओगे, मेरा भी करवाओगे. मतलब ये मैं नॉर्मल क्लास टाइमिंग्स बता रहा हूँ. रमजान के टाइमिंग चेक कर लेना जाते हुए क्या है क्या नहीं है. अच्छा, सेकंड थिंग, आई कैन टेल यू वन थिंग. आप लोगों की जो लास्ट क्लास होगी, विच इज लाइक सिलेबस कंप्लीशन डेट. जस्ट अ सेकंड. That would be like your last, it would be like 16th, sorry, make it 15th to 17th में. अच्छा, जरा ये चीज ध्यान में रखना कि अभी बीच में ईद आनी है, तो उसके लिए तकरीबन एक आध वीक की क्लासेस ऑफ होंगी. तो दैट क्लासेस नीड्स टू बी कंपनसेटेड. ओके. कब होंगी कंपनसेट, आई रियली डोंट नो, बट होंगी कंपनसेट. सो डू रिमेंबर, डू माइंडफुल ऑफ दैट. सेकेंड थिंग. थर्ड थिंग, नोट्स के ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि नोट्स आप लोग वहां से कलेक्ट कर लेना. फोटोकॉपियर को बोल देना ट्यूसडे की क्लास में आने से पहले नोट्स मेक श्योर करना. सर दानिश, वो रमजान में क्लास टाइमिंग्स क्या है सर जया की, कुछ याद है? 3 से 5:30. 3 से 5:30. अभी इनकी नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे होगी. नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे का है, बता दिया मैंने कि कल क्लास नहीं है. सो रमजान टाइमिंग 3 to 5:30.
मैं ये थर्सडे को कंफर्म कर दूंगा कि सैटरडे संडे की क्या है, मुझे भी नहीं पता। मुझे भी कल बताया था कि सर इस टाइम पे। सो नोट्स के ऊपर हमारी बात हो गई। यू गाइस वुड बी यूजिंग टेक्स्ट बुक ऑफ कैप्लान और स्टडी हब, जो जिससे कंफर्टेबल है। आई एम ओके विद बोथ। एग्जाम किट, पीपीपी, कैप्लान एंड स्टडी हब क्वेश्चंस, दीज थ्री थिंग्स। सो देखो, अब मुझे किसी की कुछ आवाज सी आना शुरू हुई थी, सर ये भी और ये भी और ये भी। आज ही के दिन बिल्कुल स्टार्ट में बात हुई थी प्रैक्टिस, और अभी जब प्रैक्टिस की बात हो रही है तो फौरन कांपे टांगने स्टार्ट हो गई कि सर ये भी और ये भी और ये भी। सो दिस इज द स्टडी प्लान। सही है। वी कैन डिस्कस कि टेक्स्ट बुक कब पढ़नी है, एग्जाम किट कब करनी है, बट ये करना है। सो दिस इज द बेयर मिनिमम थिंग्स। ओके, सो कीपिंग इट टिल हियर, 2 घंटे शायद मुझे आज एहसास हो रहा है कम से। बट एनीथिंग फर्दर, एनी वन ऑफ यू वांट टू आस्क और डिस्कस? एक सवाल था कि कौन कौन सा सर्जिया कौन सा सिलेबस एरिया पढ़ाएंगे, आप कौन सा पढ़ाएंगे? आंसर टू दैट वुड बी प्रोबेबली वेरी पोलाइटली, मे बी नॉट ऑफ योर कंसर्न। तुम्हें F6 पढ़ना है, तुम्हें F6 पूरा पढ़ाएंगे। दिस इज द टारगेट डेट टू कंप्लीट। और शायद वी हैव अवर इंटरनल डिस्कशन के कौन कौन से एरिया पढ़ाएगा, बट मे बी नॉट रेलिवेंट टू यू, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शेयरिंग दैट। एनीथिंग विच आई मिस टू रिस्पॉन्ड? कोई बात, कोई सच थिंग? नो? ग्रेट। एंजॉय योर सैटरडे, कल का दिन, क्योंकि उसके बाद इंशाल्लाह काबिल नहीं रहोगे, एटलीस्ट जिस दिन क्लास होएगी। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अरीबा, सो ऑनलाइन वालों के नोट्स के लिए मैंने बताया कि ऑनलाइन, once your group will be created, so what I will do is we will be sharing uh, the photocopier details with you guys, और फोटोकॉपियर से आप लोग डायरेक्टली मैसेज करके उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। सो दे डू प्रोवाइड द होम डिलीवरी टाइप ऑफ फैसिलिटी। सही है। ओके, चलें, आई एम लॉगिंग ऑफ ऑनलाइन वंस, थैंक यू वेरी मच, हाफिज।